हेलो दोस्तों, आज की क्लास है गुप्तोत्तर काल। यशोधर्मन की मंदसौर प्रस्थिति का लेखक वासुल था। तो यशोधर्मन की जो मंदसौर प्रस्थिति उसका लेखक कौन था? वासुल। हूणों का उत्थान पतन। स्कंदगुप्त ने हूण आक्रमणकारी कुशनेवाज को सफलतापूर्वक हरा दिया। फिर आता है तोरमान। भारत में हूणों की सत्ता का संस्थापक तोरमान को माना जाता है। तो भारत में हूणों की सत्ता का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तोरमान को। तोरमान की उपाधि थी वो शाही जुबेल एवं जेरुबेल थी। शाही जुबेल एवं जेरुबेल। तोरमान की मुद्राओं पर सूर्य का अंकन हुआ है। ग्वालियर लेख से विदित होता है कि उसने सत्य एवं न्यायपूर्ण शासन किया था। फिर आता दोस्तों मिहिर कुल। मिहिर कुल को कर्ण ने विनाश का देवता कहा है। तो मिहिर कुल को किसने विनाश का देवता कहा है? कल्हण ने। हेवन सॉन्ग मिहिर कुल को पंच भारत का स्वामी बताता है। तो हैन सॉन्ग है वो मिहिर कुल को पंच भारत का स्वामी बताता है। हर्ष चरित्र में प्रभाकर वर्धन को होण हरिण केस लिखा गया है। हर्ष के मधुबन वंशकड़ा लेख में देवगुप्त का नाम मिलता है। फिर आता है दोस्तों कनौज के मोखरी वंश। ग्रेव वर्मा का थानेसर नरेश प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजेश्वरी से विवाह हुआ था। तो प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री थी राजेश्वरी, उसका विवाह किससे हुआ था? ग्रेव वर्मा से। गुप्त शासक देवगुप्त ने कनौज पर आक्रमण कर ग्रेव वर्मा को मार डाला और राजेश्वरी को कनौज के बंदी गृह में डाल दिया। किसने डाला? गुप्त शासक देवगुप्त ने। राजेश्वरी को प्रशासनिक कार्यों में मदद देने के लिए हर्ष ने अपनी राजधानी कनौज स्थानांतरित की। कहाँ पर स्थानांतरित की राजधानी? कनौज। फिर आता दोस्तों थानेश्वर का वर्धन राजवंश। इस वंश का पहला शासक नरवर्धन था। तो वर्धन राजवंश है उसका सर्वप्रथम जो शासक था वो कौन था? नरवर्धन। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में हर्ष के लिए सिर्फ है शब्द का उपयोग किया गया है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि और हर्षचरित्र कादम्बरी एवं चंडी शतक के लेखक थे। तो हर्ष के जो दरबारी कवि था वो कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट की जो रचनाएं थी वो हर्षचरित्र कादम्बरी एवं चंडी शतक थी। हर्षचरित्र में कुल 8 अध्याय हैं। इसमें सिंचाई साधन के रूप में तुला यंत्र घंटी यंत्र का उल्लेख हुआ है। तो हर्षचरित्र में कुल कितने अध्याय हैं? 8 है। तो उसमें सिंचाई साधन के रूप में तुला यंत्र और घंटी यंत्र का उल्लेख हुआ है। वर्धन वंश के शासक जो थे उनके कर्म से इस प्रकार थे। नरवर्धन सर्वप्रथम नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन प्रथम, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन सेकंड, फिर हर्ष। वर्धन राजवंश का जो सर्वप्रथम शासक था वो प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी सिंधु राजेश्वर, गुर्जर प्रजागर, होण हरिण केसरी। तो ये तीनों उपाधि प्रभाकर वर्धन की थी। रसायन असुसेन उसके राजवेदी थे। रसायन असुसेन किसके राजवेदी थे? प्रभाकर वर्धन के। 5 केड़ा एवं मधुबन ताम्र पत्र अभिलेख में प्रभाकर वर्धन को सूर्य का परम भक्त तथा वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करने हेतु अपना बल प्रयोग करने वाला कहा गया है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती उनकी मृत्यु पश्चात सती हो गई थी। तो प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी यशोधर्मती, उसकी मृत्यु पश्चात क्या हो गई थी? सती हो गई थी। प्रभाकर वर्धन के बाद थानेश्वर का शासक हर्ष का बड़ा भाई राजेशवर्धन सेकंड बनता है। इसकी उपाधि थी परम सौगात। तो प्रभाकर वर्धन के बाद थानेश्वर का शासक कौन बनता है? राज्यवर्धन द्वितीय। उनकी उपाधि थी परम सौगात। राज्यवर्धन द्वितीय था वो बुद्ध का उपासक था। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु गौड़ शासक था शंशाक, उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? बंगाल का जो शासक था गौड़ शासक शशांक, उसने हत्या की थी। फिर आता है दोस्तों हर्ष, जो 606 से 647 ईस्वी तक उसने शासन किया था। उपाधि थी मगधराज। तो मगधराज उसकी उपाधि मिलती है चीनी लेखक मातवालीन के अनुसार। सकलो उत्तरापतनाथ पुलकेशिन द्वितीय के अवल अभिलेख में उनकी हर्ष की जो उपाधि है वो सकलो उत्तरापतनाथ मिलती है। भारतीय हातिम, हर्ष को दानशीलता कारण भारतीय हातिम कहा गया है। हर्ष का जो हाथी था मतलब उसका नाम द्रपसात था। तो हर्ष के हाथी का क्या नाम था? द्रपसात। हर्ष की हमें 2 प्रकार से जानकारी मिलती है। एक तो मिलती है अभिलेखों के माध्यम से, एक सिक्कों के माध्यम से। जो अभिलेख है वो ताम्रपत्र अभिलेख, उनकी लिपि ब्रह्मी है, भाषा संस्कृत है। ये 2 अभिलेख मिले थे। एक तो मिला बांसकड़ा लेख जो शाजपुर यूपी में है, और एक मधुबन लेख वो महू वो यूपी में है। दोनों यूपी से मिले हैं। सिक्के मिले नालंदा, सोनपत, बिटोरा और फरुखाबाद से। जो बांसकड़ा अभिलेख में
हर्ष के हस्ताक्षर मिले हैं। तो हर्ष के हस्ताक्षर कौन सा अभिलेख मिले हैं? बंसखेड़ा अभिलेख से। बंसखेड़ा लेख में अहित क्षेत्र भुक्ति तथा मधुबन लेख में श्रावस्ती भुक्ति का उल्लेख मिला है। तो बंसखेड़ा लेख से अहित क्षेत्र भुक्ति का उल्लेख मिलता है और मधुबन लेख से श्रावस्ती भुक्ति का उल्लेख मिलता है। मधुबन लेख में ग्राम, विषय एवं भुक्ति इकाई का उल्लेख, जबकि बांसखेड़ा लेख से पाठक की तहसील का उल्लेख मिलता है। तो ग्राम, विषय एवं भुक्ति इन तीनों चीज़ों का उल्लेख वो मधुबन लेख से मिलता है और पाठक या तहसील का उल्लेख वो बांसखेड़ा लेख से मिलता है। दोनों अभिलेखों से राज्यवर्धन की जो उपाधि और परम सौगात का उल्लेख हुआ है। नालंदा से हर्ष की जो मिट्टी मतलब नालंदा से हर्ष की जो मिट्टी की मुद्रा मिली है और सोनपत हरियाणा से हर्ष की ताम्र मुद्रा मिली है। तो मिट्टी की मुद्रा मिली है वो नालंदा से मिली है और हर्ष की जो ताम्र मुद्रा है वो सोनपत से मिली है। जो हर्ष का जो पूरा नाम है हर्षवर्धन वो सोनपत से ही मिला है। भिटोरा जो यूपी के फैजाबाद से वहाँ से हर्ष की रजत मुद्रा प्राप्त हुई है। तो हर्ष की जो रजत मुद्रा है वो कहाँ से मिली है? भिटोरा से, जिस पर श्री शिलादित्य का अंकन हुआ है। फरुखाबाद से हर्ष का स्वर्ण सिक्का मिला है। नंदी पर आसीन शिव पार्वती का अंकन मिला है। तो हर्ष का जो स्वर्ण सिक्का है वो फरुखाबाद से मिला है। उस पर क्या है? नंदी पर आसीन शिव पार्वती का अंकन हुआ है फरुखाबाद से। हर्ष का टीला थानेसर में स्थित है। तो हर्ष का टीला कहाँ है? थानेसर में स्थित था। ह्वेनसोंग ने हर्ष को शिलादित्य नाम से संबोधित किया है। 606 ईस्वी में हर्ष ने हर्ष संवत चलाया। नर्मदा उसके साम्राज्य की दक्षिण सीमा थी। तो हर्ष ने हर्ष संवत कब चलाया? 606 ईस्वी में, जब वो शासक बना। कश्मीर का समकालीन शासक दुर्लभवर्धन था और ये संयुक्त कश्मीर में बुद्ध के रखे दांतों को हर्ष को लाकर भेंट किया। हर्ष ने इस पर कनौज में एक स्तूप का निर्माण किया। तो हर्ष के समकालीन कश्मीर का शासक था दुर्लभवर्धन। वो उसने हर्ष को बुद्ध का एक दांत दिया। तो हर्ष ने उसको कनौज में एक स्तूप का निर्माण किया। फिर दोस्तों आता है वल्लभ युद्ध। वल्लभ युद्ध है वो हर्ष का समकालीन वल्लभी नरेश दूरसेन सेकंड था। जो हर्ष का जो समकालीन वल्लभी नरेश दूरसेन सेकंड था ना, उस हर्ष ने उसे हराया, परंतु बाद में अपनी पुत्री का विवाह दूरसेन से कर दिया। तो हर्ष ने पहले उसको हराया, फिर अपनी पुत्री का विवाह उसे दूरसेन से कर दिया। ये वल्लभ युद्ध चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के बीच युद्ध का कारण बना। तो क्वेश्चन बनता है पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का कारण कौन सा युद्ध बना? वल्लभ युद्ध। फिर दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। ह्वेनसोंग की शियुकी मतलब ह्वेनसेंग की जो बुक थी उसका नाम था शियुकी। एवोल अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय से जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ह्वेनसोंग की शियुकी एवं एवोल अभिलेख से। ये युद्ध है वो नर्मदा नदी के पास हुआ। इसमें हर्ष हार गया। पुलकेशिन ने विजय के पश्चात परमेश्वर की उपाधि अर्जित की। मातवालियन के अनुसार 641 ईस्वी में हर्ष ने चीन के थांग सम्राट ताइसोंग के दरबार में एक ब्राह्मण राजदूत भेजा था। तो हर्ष ने चीन के थांग सम्राट ताइसोंग के दरबार में एक राजदूत भेजा था। उसका वे मातवालियन के अनुसार बताया गया है। फिर ताइसोंग ने चीन सम्राट जो ताइसोंग था इन लियोंग होंग किंग को राजदूत बनाकर हर्ष के दरबार में भेजा। तो ताइसोंग ने लियोंग होइंग किंग को हर्ष के दरबार में भेजा। सोडल ने अपनी पुस्तक उज्जय सुंदरी कथा में हर्ष को कविंदर कहा है। हर्ष ने संस्कृत में तीनों नाटक पीरिदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद लिखा है। तो हर्ष की जो 3 रचनाएं नाटक है वह थी पीरिदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद। बौद्ध धर्म से प्रेरित तथा पद्य में लिखित नागानंद में जीवमूत वाहन बोधिसत्व की आत्महत्या की कथा है। तो जीवमूत वाहन है उसकी आत्महत्या की जो कथा है वो मिलती है अपन को नागानंद में। हर्ष के दरबार में सूर्य शतक के लेखक मयूर तथा मातक दिवाकर रहते थे। तो हर्ष के दरबार में सूर्य शतक है उसका लेखक कौन था? मयूर। वो और मातंग दिवाकर ये दोनों हर्ष के दरबार में रहते थे। कुमारिल भट्ट एवं प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त है वो इसी काल में हुए। राज त्रिंगणी से याद होता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हर्ष शैव था। तो हर्ष है वो शैव धर्म का कब ये जानकारी कहाँ से मिलती है? राज त्रिंगणी से। ह्वेनसोंग के प्रभाव में हर्ष महायानी बौद्ध हो गया। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हर्ष है वो किसके प्रभाव में आकर महायानी बौद्ध हो गया था? ये हो ह्वेनसोंग के अनुसार। तो दोस्तों ह्वेनसोंग के प्रभाव में आकर हर्ष है वो महायानी बौद्ध हो गया था।
अभिलेखों में हर्ष को परम माहेश्वर कहा गया है। कनौज की धर्मसभा, हर्ष के टाइम में कनौज में एक धर्मसभा बुलाई गई थी, उसके बारे में। इस धर्मसभा का अध्यक्ष ह्वेनसांग था। तो कनौज की जो धर्मसभा हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था? ह्वेनसांग। कनौज की धर्मसभा में उसे महायान देव एवं मोक्ष देव की उपाधि मिली। तो ह्वेनसांग को कौन कौन सी उपाधि मिली? महायान देव एवं मोक्ष देव की उपाधि। हर्ष ने उड़ीसा में महायान धर्म का प्रचार करने के लिए नालंदा विहार से 4 बौद्ध प्रचारकों को भेजा था। इसके बाद 635 ईस्वी में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन हुआ। तो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन 635 ईस्वी में हुआ था। फिर दोस्तों आता है हर्ष का प्रशासन। हर्ष का प्रशासन के अंदर सर्वप्रथम था सम्राट। सम्राट के बाद होता था भुक्ति। भुक्ति को बोलते थे प्रांत। प्रांत के अंदर 2 प्रकार के थे, एक तो राज्य स्थानीय थी, मतलब बड़ी भुक्ति या बड़ा प्रांत था, वहाँ पर राज्य राजस्थानी था। फिर एक या छोटी जो भुक्ति होती उसे उफ्रीक था। ये दोनों प्रमुख थे। फिर भुक्ति या प्रांत के बाद में आता था विषय। विषय को जिला भी कहा जाता है। फिर होता है पाठक। पाठक को तहसील। फिर सबसे जो निम्न होती ग्राम। ग्राम के अंदर मेहतर या ग्रामिक होता, वो गाँव का मुखिया। तो गाँव का मुखिया कौन था? मेहतर या ग्रामिक। एक प्रेमातार मतलब भूमि प्रयोग का मुख्य अधिकारी। सर्वपल्लीपति में सभी गाँव का मुखिया। सभी गाँव का जो मुखिया था वह सर्वपल्लीपति कहलाता था। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक को लोकपाल कहा गया है। तो हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक को क्या कहा गया है? लोकपाल कहा गया है। बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख में हर्ष की जल सेना का उल्लेख मिलता है। बासाड मुद्रालेख विद्युत होता है कि सैन्य सामग्री सुरक्षित रखने वाला रण भांडागारिधिकरण का था। तो सैन्य सामग्री को सुरक्षित रखने वाला क्या कहलाता था? रण भांडागारिधिकरण। चंगेन बौद्ध संघ में ह्वेनसांग को पहली बार बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षित किया गया था। वाकपति की प्राकृत भाषा में लिखित गौड़व्यू है। तो गौड़व्यू की रचना किसने की थी? वाकपति ने, जो प्राकृत भाषा के अंदर है।